नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट अपर प्राइमरी इंग्लिश पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। सीटेट अपर प्राइमरी इंग्लिश पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख चौथी वीडियो है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और प्रीवियस ईयर प्राइमरी और अपर प्राइमरी सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को देखने के लिए अगर आप चाहें तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, व्हाट डज इमर्सन इन लैंग्वेज टीचिंग मीन, यानी कि भाषा शिक्षण में इमर्सन का क्या मतलब होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। इमर्सन का मतलब होता है डुबोना या फिर विसर्जन करना। अब भाषा में किसी चीज को डुबोने और विसर्जन करने का मतलब क्या हुआ कि पूरी तरीके से उस टारगेट लैंग्वेज, उस द्वितीय भाषा में खो जाना, यानी उसमें डूब जाना। जैसे कि देखिए, डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, डायरेक्ट मेथड में ये होता है कि जो टारगेट लैंग्वेज है, जो सेकंड लैंग्वेज है, जो बच्चे को सिखाना है, वहीं उसको इन्वायरमेंट दे दिया जाता है कि आपको अपनी मदर टंग का प्रयोग करना ही नहीं है। जैसे कि सीबीएसई बोर्ड में बच्चे इंग्लिश बोलना कैसे सीख जाते हैं, इसलिए सीखते हैं क्योंकि जो टारगेट लैंग्वेज है, जो सेकंड लैंग्वेज है, जो इंग्लिश है, उसका इन्वायरमेंट दे दिया जाता है सीबीएसई बोर्ड में, और वो अपनी मदर टंग का यूज नहीं कर सकते कम्युनिकेशन करने के दौरान। वहां पर ऐसा माहौल होता है कि आपको इंग्लिश में ही, यानी टारगेट लैंग्वेज में ही कम्युनिकेशन करना है। यानी जो बच्चे हैं वो पूरी तरीके से डूबे हुए किस में, टारगेट लैंग्वेज में। वहां के टीचर भी किस में डूबे हुए, टारगेट लैंग्वेज में। इमर्सन का मतलब ही होता है विसर्जन करना या फिर डुबोना, यानी कि कहीं ना कहीं उस लैंग्वेज में बच्चे पूरे खोए हुए, पूरे डूबे हुए, यानी उसी लैंग्वेज का केवल यूज कर रहे हैं, अपनी मदर टंग का यूज नहीं कर सकते। ना तो टीचर करेगा और ना ही बच्चे करेंगे। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि टीचिंग थ्रू सम यूनिक मेथड अप्रोच। यहां पर यह बात ही नहीं की जा रही है कि केवल टारगेट लैंग्वेज की को यूज करना है, फर्स्ट लैंग्वेज यानी मदर टंग का यूज ही नहीं करना है। इसमें इस चौथे ऑप्शन में इसकी बात ही नहीं की गई, जिक्र ही नहीं किया गया, विकल्प गलत हो गया। तीसरा देखिए, टीचिंग इन लैंग्वेज विच इज द मदर टंग होम लैंग्वेज ऑफ लर्नर। कहा जा रहा है कि बच्चे की जो मातृभाषा है, जो मदर टंग है, उसमें इंटरेक्शन करने की बात की जा रही है, पढ़ाने की बात की जा रही है। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया। मैंने पहले ही आपको बताया कि जो टारगेट लैंग्वेज में, उसमें बच्चे को इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। जो मदर टंग है, जो मातृभाषा, उसमें तो बात ही नहीं करेगा बच्चा, पूरा टारगेट लैंग्वेज में ही केवल कम्युनिकेशन करेगा। पहला विकल्प देखिए, टीचिंग इन इंग्लिश ओनली। कहा जा रहा है कि केवल इंग्लिश में बातचीत करने के लिए। तो देखिए, हमें ये नहीं पूछा गया है कि इंग्लिश लैंग्वेज में टीचिंग में इमर्सन का क्या मतलब है। हमसे यह पूछा गया है कि लैंग्वेज टीचिंग में इमर्सन का क्या मतलब है। अब लैंग्वेज कोई भी हो सकता है, इंग्लिश जरूरी थोड़ी है कि टारगेट लैंग्वेज है। हो सकता है बच्चे के लिए संस्कृत टारगेट लैंग्वेज हो सकता है बच्चे के लिए चाइनीज टारगेट लैंग्वेज हो सकता है बच्चे के लिए जापानीज टारगेट लैंग्वेज हो। तो टारगेट लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है। यहां पर प्रश्न में हमसे क्लियर नहीं कहा गया कि अंग्रेजी की बात की जाए, तो हम केवल अंग्रेजी पर केवल क्यों फोकस करें, जो टारगेट लैंग्वेज होगा उस पर फोकस करेंगे ना। और यहां पर वनली की बात की गई थी, यानी केवल, एकमात्र, एक ही, पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से। मैं पहले ही बता चुका हूं, जहां पर भी आपको दिख जाए वो विकल्प हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, टीचिंग इन लैंग्वेज विच इज नॉट द मदर टंग। क्या कहा जा रहा है, विच इज नॉट द मदर टंग, यानी बच्चे की जो मातृभाषा नहीं है, उसमें बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ाए जा रहे हैं, बच्चे को पढ़ाया जा रहा है जो कि उनका मदर टंग नहीं है। अब जैसे मान लीजिए, बच्चे के लिए मान लीजिए टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश है और मदर टंग हिंदी है, तो हिंदी में पढ़ाया ही नहीं जा रहा है। जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है वो उसकी टारगेट लैंग्वेज यानी इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है। इस वजह से यहां पर ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, व्हेन वी रीड अ टेक्स्ट or a story we get hints based on the meaning of the text and comprehend it, what is it known as। कहा यह जा रहा है कि जब हम किसी लेख को पढ़ते हैं या फिर किसी कहानी को पढ़ते हैं, तो हम विभिन्न शब्दों के अर्थ के बारे में कहीं ना कहीं हिंट हमें मिलता है, हमें संकेत मिलता है, हमें सहायता मिलती है उस पूरे कॉम्प्रीहेंड यानी पूरे लेख को समझने के संदर्भ में। जैसे मान लीजिए कि एक पूरा पैराग्राफ है इंग्लिश में, जो कि पूरे थीम को आप समझ रहे हैं, लेकिन उसके 2-3 वर्ड्स को नहीं समझ पा रहे हैं, तो उन 2-3 वर्ड्स को समझने में कहीं ना कहीं आपको हिंट देता है। कौन सा, वो पूरा लेख, यानी कहीं ना कहीं आप पूरे लेख के संदर्भ में उस 2-3 वर्ड्स का क्या मीनिंग हो सकता है उसका आप अंदाजा लगा रहे होते हैं, यानी हिंट मिलता है आपको। यही हमसे कहा जा रहा है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है, व्हाट इज दिस नोन एज, यानी ये क्या, किस रूप में जाना जाता है, इसे क्या कहते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, हिंट मिलना, किससे हिंट मिल रहा है, पूरे लेख से संबंधित, यानी पूरा लेख जिस संदर्भ में होगा, वो वर्ड जिसका मीनिंग आपको नहीं पता था, वो भी उसी संदर्भ में यूज किया गया होगा। यानी एक शब्द जब दूसरे शब्द के संदर्भ में यूज किए जाते हैं तो उसे सिमेंटिक क्यू कहा जाता है। सिमेंटिक क्यू, इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। मैं थोड़ा सा आपको डीप बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मैं आपसे एक वर्ड बोलूं कार,
अब मैंने आपसे एक वर्ड बोला कार। अब कार से रिलेटेड क्या क्या शब्द हो सकते हैं, आप खुद सोचिए, क्या कार से जुड़े हुए क्या क्या शब्द हो सकते हैं जो कि इसके संदर्भ में होंगे। आप कहेंगे कि इसमें व्हील होता है, तो एक तो इससे जुड़ा हुआ टर्म व्हील हो गया। आप कहेंगे कि इसमें विंडो होता है, तो एक तो जुड़ा हुआ टर्म इसमें विंडो हो गया। आप कहेंगे कि इसमें डोर होता है, तो एक टर्म डोर हो गया। आप कहेंगे कि स्टीयरिंग होता है, तो एक स्टीयरिंग हो गया। इसके बाद से आप कहेंगे कि ग्लासेज होते हैं, फिर इसके बाद से क्लच होता है, गियर होता है, इसके बाद से डिक्की होता है, ये सभी चीज़ें होती हैं। तो मैंने एक केवल टर्म लेकर के चला था कार। अब कार से जुड़े हुए अन्य टर्म हमें मिल गए जो कि इससे जुड़े हुए थे, यानी कि एक शब्द दूसरे से जुड़ा हुआ है। वही तो सिमेंटिक क्यों कहा जाता है कि जब एक शब्द दूसरे के अर्थ से जुड़ा हुआ होता है तो उसे सिमेंटिक क्यों कहते हैं। यानी एक शब्द हमें हिंट दे रहा था कि कार से जुड़े हुए क्या टर्म हो सकते हैं, व्हील हो सकता है, विंडो हो सकता है, डोर हो सकता है, स्टीयरिंग हो सकता है, ये सभी चीजें हो सकती हैं। और यही काम इस पैराग्राफ, इस प्रश्न में भी कहा गया है कि बच्चे को पैराग्राफ समझ में आ गया है। अब पैराग्राफ के हिसाब से उसको कुछ हिंट मिल रहा है, कुछ संकेत मिल रहा है उस संदर्भ में। तो संकेत संदर्भ में जब मिलता है तो उसे हम लोग सिमेंटिक क्यों कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, यानी भाषा अधिगम के बारे में, भाषा के सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यह हमसे पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है वन हैज टू प्रोनाउंस लाइक अ नेटिव स्पीकर ऑफ लैंग्वेज व्हेन वी लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज। कहा जा रहा है कि जब हम विदेशी भाषा को सीखते हैं तो उस दौरान जब हम उसका नेटिव स्पीकर की तरह प्रोनाउंसिएशन करने लगे, जैसे कि आप हिंदी आपकी नेटिव लैंग्वेज है, मातृभाषा है, फर्स्ट लैंग्वेज है, तो आप इसमें धारा प्रवाह बोल लेते हैं और आपका प्रोनाउंसिएशन भी सही होता है। लेकिन जब आप फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं तो आपका प्रोनाउंसिएशन आपकी मदर टंग की तरह नहीं होता है, उतना फ्लुएंट आप नहीं बोल पाते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि भाषा को सीखना तभी कहा जाएगा जब बच्चा नेटिव लैंग्वेज यानी कि एक तरीके से अपनी मातृभाषा में जिस प्रकार से प्रोनाउंसिएशन करता है उसी प्रकार से प्रोनाउंसिएशन कर पाए। तो भाषा अधिगम का मतलब ये नहीं होता है। भाषा अधिगम का मतलब ये होता है कि बच्चा जो भी टारगेट लैंग्वेज है, जो भी फॉरेन लैंग्वेज है, जिसको भी वो सीखना चाहता है उसमें कम्युनिकेट कर पाए। अब ये जरूरी थोड़ी है कि अपनी मदर टंग की तरह ही कम्युनिकेट करे, वो कैसे भी करके अपने बातों को, अपने मुख्य विचारों को, अपने भावनाओं को एक्सप्रेस कर पाए, ये इंपॉर्टेंट है, ना कि उसका एक्सेंट क्या होगा, वो किस तरीके से कम्युनिकेट करेगा, वो किस तरीके से प्रोनाउंसिएट करेगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला बंदा जो श्रोता है, जैसे कि मैं किसी से कम्युनिकेट करूंगा तो मैं वक्ता हो गया यानी बोलने वाला, और अगला बंदा जो मेरी बातों को सुनेगा वो श्रोता हो गया। तो अगला बंदा मेरी बातों को सुन करके मेरे अर्थ को समझ पाए, ये इंपॉर्टेंट होता है, ना कि मैं किस तरीके से प्रोनाउंसिएट कर रहा हूं, क्या एक्सेंट है मेरा, क्या बोल रहा हूं मैं, उससे मतलब नहीं है। बस उस टारगेट लैंग्वेज में मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं और अगला बंदा समझ जाए, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, ग्रामर लर्निंग इज एसेंशियल फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज। कहा जा रहा है कि एक भाषा को सीखने के लिए ग्रामर सीखना इंपॉर्टेंट है, तो ये विकल्प निगेटिव है। कैसे निगेटिव है, ध्यान से समझिएगा। टारगेट लैंग्वेज को सीखने के कई मेथड्स बताए गए हैं, उसमें से एक मेथड आपका डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में आपको कोई भी ग्रामर का नियम नहीं बताया जाता है, बल्कि जो टारगेट लैंग्वेज है वही इन्वायरमेंट आपको दे दिया जाता है, उसी में आप कम्युनिकेट करिए, उसी में इंटरेक्शन करिए, जो कुछ भी करना है उसी में करिए टारगेट लैंग्वेज में। तो क्रेशन का एक सिद्धांत है कि जिस प्रकार से बच्चे फर्स्ट लैंग्वेज को एक्वायर किए हुए हैं उसी तरीके से सेकंड लैंग्वेज को भी एक्वायर कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने 5 हाइपोथेसिस दिए थे, इनपुट हाइपोथेसिस और इसके अलावा अन्य जो 4 हाइपोथेसिस दिए थे वो सब इसी से जुड़े हुए थे कि किस तरीके से बच्चे सेकंड लैंग्वेज को भी एक्वायर कर सकते हैं। यानी कि ग्रामर लर्निंग जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, एसेंशियल नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में कहां बच्चे को ग्रामर पढ़ाया जा रहा है, वो तो डायरेक्ट जो टारगेट लैंग्वेज है उसी का एनवायरनमेंट दे दिया जा रहा है। तो ये विकल्प गलत हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए क्या कहा जा रहा है, फर्स्ट लैंग्वेज इंटरफेयर्स। इंटरफेयर मतलब कि उसमें बाधा उत्पन्न करता है इन द सेकंड लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि कहा जा रहा है कि फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज सीखने में बाधा उत्पन्न करता है। अब सेकंड लैंग्वेज आपकी टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश हो सकती है, इंग्लिश आप सीख रहे हैं, मैं आपको इंग्लिश मातृभाषा में बता रहा हूं, आपकी मदर टंग, आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी में बता रहा हूं, तो क्या आप हिंदी में नहीं समझ पा रहे हैं? क्या हिंदी में बताने की वजह से आपको बाधा उत्पन्न हो रही है इंग्लिश समझने में? नहीं उत्पन्न हो रही है, बल्कि ये आपको हेल्प कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 में देखिए, फर्स्ट लैंग्वेज सपोर्ट सेकंड लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि जो आपकी मदर टंग है, फर्स्ट लैंग्वेज है, हिंदी है, वो आपको सपोर्ट करता है टारगेट लैंग्वेज यानी सेकंड लैंग्वेज को सीखने में, इंग्लिश को सीखने में। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच वन ऑफ द सब स्किल ऑफ लिसनिंग इज अ कंपोनेंट ऑफ बॉटम अप अप्रोच टू टीचिंग लर्निंग लिसनिंग। ध्यान से समझिएगा, हमसे यह पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण का, देखिए लिसनिंग बोला गया, लिसनिंग मतलब कि सुनना, यानी श्रवण का सब स्किल
है जो कि बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है। बॉटम अप अप्रोच क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। यहां पर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। जैसे देखिए, मैं एक टर्म बोल रहा हूं, मोटिवेशन। मोटिवेशन एक टर्म मैंने बोला, इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है आपका इंटरनल मोटिवेशन और दूसरा होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं इंटरनल मोटिवेशन के भी कई अलग अलग प्रकार हो सकते हैं और एक्सटर्नल मोटिवेशन के भी कई अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। तो अगर मैं किसी एक पॉइंट से शुरू कर रहा हूं तो ये इसका मेन थीम है, मोटिवेशन इसका मेन थीम है, मेन टॉपिक मोटिवेशन है। यानी पूरा सार देखा जाए तो ये सब मोटिवेशन के ही पार्ट है, ये भी मोटिवेशन का पार्ट है। लेकिन उसके अंदर जब हम लोग जा रहे हैं, यानी उसके नीचे जा रहे हैं, देखिए टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है, ये टॉप डाउन अप्रोच यानी ऊपर से नीचे की तरफ जब हम लोग चलेंगे तो हमें सार पता होता है कि हम किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग बॉटम अप अप्रोच में चलते हैं तो हमें सार नहीं पता होता है, हम स्पेसिफिक चीज से संपूर्ण की तरफ चल रहे हैं। जैसे ध्यान से समझिएगा, संपूर्ण यहां पर क्या है, पूर्ण से अंश की ओर। एक आपने मेथड पढ़ा होगा पूर्ण से अंश की ओर, उसमें क्या होता है कि पूरा पूर्ण ये यहां पर मोटिवेशन हो गया और इसके बाद से अंश क्या हो गया, इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल मोटिवेशन ये इसका पार्ट हो गया। यानी कि मोटिवेशन से इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन यानी ऊपर से नीचे जाने की तरफ हम लोग पूर्ण से अंश की तरफ चलते हैं। और बॉटम टू अप अप्रोच में क्या होता है कि हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं, यानी कि अंश से। अब जैसे इंटरनल मोटिवेशन हो गया, ये इसका भाग ही तो है, यानी अंश ही तो है मोटिवेशन का। एक्सटर्नल मोटिवेशन हो गया, ये अंश ही तो है किसका, मोटिवेशन का। यानी जब हम लोग अंश से संपूर्ण की तरफ चलने की बात करते हैं तो इसे हम लोग बॉटम अप अप्रोच कहते हैं। प्रश्न में हमसे यही पूछा गया, बॉटम अप अप्रोच, यानी कि हमें अंश से पूर्ण की तरफ चलना होगा। ठीक है, चलिए देखिए, जो भी विकल्प सार की बात करेगा, थीम की बात करेगा, वो कहीं ना कहीं टॉप बॉटम अप्रोच होता है, टॉप टू बॉटम अप्रोच होता है, तो वो हमारा उत्तर नहीं होगा। जो विकल्प स्पेसिफिक पॉइंट से यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर जाने की बात करेगा या फिर एक तरीके से अंश से पूर्ण की तरफ जाने की बात करेगा, वो वाला विकल्प हमारा सही जवाब हो जाएगा। देखिए पहले चौथा विकल्प दिया गया है इवेल्युएटिंग थीम्स। थीम्स मतलब कि थीम मतलब कि पूरा सार की बात की जा रही है, विकल्प गलत हो गया क्योंकि ये टॉप टू बॉटम अप्रोच है। गेटिंग द जिस्ट, जिस्ट का मतलब ये होता है सार, तो ये भी हमारा टॉप टू बॉटम अप्रोच है। दूसरा देखिए फाइंडिंग सपोर्ट डिटेल्स। सपोर्ट डिटेल्स यानी कि कहीं ना कहीं एक तरीके से कौन कौन से डिटेल है, डिटेल कौन कौन से हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं उसका मेन थीम फाइंड करने में, तो ये भी हमारा एक तरीके से मेन थीम की बात कर रहा है, तो ये भी हमारा टॉप टू बॉटम अप्रोच है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा रिकॉग्नाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन क्लूज। अब ऑर्गेनाइजेशन क्लूज की बात की जा रही है, यानी कुछ ना कुछ हिंट की बात की जा रही है, हिंट की बात की जा रही है। जैसे कि ध्यान से समझिएगा, यहां पर पूरा लेख मैंने आपको दिया, 5 लाइन का ये पैराग्राफ दिया। अब यहां पर कोई एक पॉइंट है जिससे आपको हिंट मिला कि ये इस पूरे लेख में क्या हो सकता है। यहां पर आपको एक हिंट मिला, क्लू मिला कि इस पूरे लेख में क्या हो सकता है, यानी कि हम इस एक हिंट से पूरे का थीम निकाल रहे हैं। एक छोटे से हिंट से पूरे का थीम की तरफ चल रहे हैं, यानी अंश से पूर्ण की तरफ चल रहे हैं। अंश से पूर्ण यानी कि नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर यानी कि बॉटम अप अप्रोच, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब स्किल ऑफ रीडिंग, यानी कि कहा जा रहा है कि कौन सा पठन का एक सब स्किल नहीं है। निगेटिव वाला हमसे पूछा गया। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पठन का मतलब पहले क्या होता है ये समझ लीजिए। पठन का मतलब होता है किसी भी लेख को पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण करना। तो जो भी विकल्प में अर्थ उसका मीनिंग रिसीव करने की बात होगी वो तो हमारा उत्तर होगा नहीं, क्योंकि वो उसका सब स्किल के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि पठन का मतलब ही होता है पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना। इसके अलावा जो विकल्प होगा वो वाला निगेटिव होगा और वही हमारा उत्तर होगा। पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि रिकॉग्नाइजिंग वोकैबुलरी, पिकिंग आउट कीवर्ड्स, यानी कि वोकैबुलरी शब्दावलियों को पहचानने की बात की जा रही है और कुछ कीवर्ड्स को पकड़ने की बात की जा रही है, यानी कहीं ना कहीं अर्थ को निकालने के लिए हिंट लेने की बात की जा रही है। तो ये विकल्प पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा देखिए डिड्यूसिंग द मीनिंग एंड यूज ऑफ अनफेमिलियर लेक्सिकल आइटम। लेक्सिकल आइटम क्या होता है ध्यान से समझिएगा। इसे हम लोग कंटेंट वर्ड के तौर पर भी देखते हैं, जैसे कि जो हमारा नाउन होता है, जो हमारा वर्ब होता है, जो हमारा एडजेक्टिव होता है, ये सब लेक्सिकल आइटम्स के तौर पर देखे जाते हैं। ठीक है, तो इन सभी के को यूज करते हुए कहीं ना कहीं अर्थ निकालने की बात की जा रही है। अर्थ निकालना, पढ़ करके अर्थ निकालना ही तो पठन होता है, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए स्कैनिंग टू लोकेट स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, यानी कि किसी एक रिक्वायर इंफॉर्मेशन के लिए स्कैन किया जा रहा है। स्कैन का मतलब होता है सर्च करना, यानी किसी लेख में से किसी एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को सर्च करना, खोजना, ढूंढना, स्कैन करना, वो होता है स्कैनिंग। यानी कि ये भी कहीं ना कहीं उस पूरे लेख में से किसी एक अर्थ को प्राप्त करने के सेंस में है, रिसीव करने के सेंस में, तो ये भी हमारा उत्तर पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्या कहा जा रहा है, नोइंग द स्पेलिंग ऑफ ईच वर्ड।
प्रत्येक शब्द का स्पेलिंग, उसकी वर्तनी क्या है, वो एक तरीके से जानने के बारे में है। तो रीडिंग का मतलब ये नहीं होता है कि हम उसका स्पेलिंग जाने, रीडिंग का मतलब होता है कि पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण करें, उस लेख का अर्थ ग्रहण करें। यहां पर अर्थ ग्रहण करने की बात ही नहीं की जा रही है, केवल स्पेलिंग तक सीमित है। तो चूंकि ये निगेटिव सेंस में और प्रश्न भी हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, श्याम सुंदर इज रीडिंग अ शॉर्ट टेक्स्ट फॉर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, यानी कि विस्तृत पठन के लिए वो एक शॉर्ट टेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, आगे पढ़िए। व्हाट इज दिस रीडिंग नोन एज। ध्यान से समझिएगा, पठन के कई प्रकार होते हैं, जैसे आपने स्कैनिंग पढ़ा होगा, स्कीमिंग पढ़ा होगा, इंटेंसिव रीडिंग पढ़ा होगा, एक्सटेंसिव रीडिंग पढ़ा होगा, ये सब पठन के प्रकार हैं। तो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यानी कि गहन अध्ययन की बात की जा रही है, यानी कि डिटेल, बहुत एक तरीके से बिल्कुल अंदर डीप घुस करके पढ़ने की बात की जा रही है। तो डीप यानी कि गहन अध्ययन, ये इंटेंसिव रीडिंग को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। जब विस्तृत की बात की जाए, देखिए दो टर्म मैं बता रहा हूं, एक गहन, जैसे कि एक टॉपिक को अगर आप बहुत डीपली पढ़ते हैं तो उसे गहन अध्ययन कहते हैं, और एक टॉपिक के बारे में आप 4-5 बुक पढ़ जाइए तो उसे विस्तृत अध्ययन कहते हैं। तो अगर विस्तृत अध्ययन की बात आएगी तो उसे एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं, और गहन अध्ययन की बात आएगी तो उसे इंटेंसिव कहते हैं। प्रश्न में हमसे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन की बात की जा रही है, यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बारे में डिटेल्ड निकालना, पूरा उसके तह तक जाना, यानी गहन अध्ययन की बात की जा रही है। विकल्प नंबर 1 गहन अध्ययन यानी इंटेंसिव रीडिंग इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, हैविंग डन अ रीडिंग टेक्स्ट इन द क्लास, अ टीचर आस्क्स her learners to imagine that they are one of the character in the story and to write a letter to a friend about the experiences. What is the question type known as? ध्यान से समझिएगा, एक बच्चे को, मतलब कक्षा में बच्चों को एक टेक्स्ट यानी एक कहानी पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, पढ़ाया जा रहा है, और इस दौरान उसमें एक कैरेक्टर को, बच्चे को बोला गया कि आप इमेजिन करिए, आप कल्पना करिए कि आप वो कैरेक्टर हैं, आप वो पात्र हैं, और अपने आप को उस पात्र के जगह पर रख करके अपने मित्र को एक पत्र लिख रही है अपने अनुभव के आधार पर। तो इस प्रकार का क्वेश्चन क्या होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, जब भी कोई बच्चा कोई कैरेक्टर एक्चुअल में नहीं है लेकिन उससे कल्पना करा करके एक कैरेक्टर को मानते हुए अपने आप को एक्सप्रेस करने का बोला जाता है, तो इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग एक्स्ट्रापोलेटिव प्रश्न बोलते हैं। इसी को हिंदी में बहिर्वेशन प्रश्न बोला जाता है। एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन इसको बोलेंगे, यानी जो कैरेक्टर बच्चा नहीं है उसको इमेजिन करते हुए अपने आप को एक्सप्रेस करना, इसे एक्स्ट्रापोलेटिव बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कॉम्प्रिहेंशन इन रीडिंग मीन्स। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है समझना, यानी कि कहा जा रहा है कि पढ़ने में समझना, इसका क्या मतलब है। तो पढ़ने में समझना यानी पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण करना। तो जो भी विकल्प पढ़ करके अर्थ ग्रहण करने की बात करेगा वो विकल्प हमारा सही जवाब होगा। चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि मूविंग बियॉन्ड द टेक्स्ट, यानी लेख से परे जाने की बात की जा रही है, तो इसमें तो अर्थ निकालने की बात ही नहीं है, तो हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा देखिए, द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द टेक्स्ट। देखिए, ये उत्तर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि एक लेख जो है, एक पैराग्राफ जो है, या फिर एक पूरा कहानी जो है, उसका अर्थ समझना ही पठन कहलाता है, यानी पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण करना। अब कहने का मतलब कि उस कहानी में, उस लेख में हो सकता है 500, 600, 1000 शब्द भी हो, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि एक बच्चा हजारों शब्दों के अर्थ को जाने, लेकिन वो मोटा मोटी अंदाजा लगा करके उस पूरे लेख का समरी निकाल पाए, अर्थ निकाल पाए, इसे बोलते हैं रीडिंग, यानी कि पढ़ करके पूरे लेख का अर्थ निकालना। यहां पर प्रत्येक शब्द का अलग अलग अर्थ बच्चा नहीं जान सकता, और ये कह रहा है कि प्रत्येक शब्द का अलग अलग अर्थ जानने के संदर्भ में, तो इसे हम लोग रीडिंग नहीं बोलते हैं। रीडिंग का मतलब ये होता है कि पूरे संदर्भ का वो अर्थ समझ पाए, ना कि अलग अलग शब्दों का। ये विकल्प नेगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि जो शब्द बच्चा नहीं जानता है उसका उस संदर्भ में वो अनुमान लगाता है, जिसे इसके पहले वाले प्रश्न में हमने सिमेंटिक क्यू के तौर पर देखा था। वो क्वेश्चन आपको याद होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चे को उन सभी शब्दों का अर्थ पता हो, उसके बाद से सिमेंटिक क्यू के माध्यम से वो उसका अनुमान लगाता है कि इसका क्या अर्थ हो सकता है। पढ़ने का मतलब ये होता है कि जो भी लेख बच्चा पढ़ा उसका ओवरऑल क्या थीम है उसको ग्रहण कर पाए, उसका अर्थ ग्रहण कर पाए। ठीक है, चलिए दूसरा दिया गया, द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग आउट द आइडिया ऑफ द टेक्स्ट, यानी कि क्या कहा जा रहा है, यहां पर पहले ही आपको बोल दिया गया लिसनिंग। लिसनिंग का मतलब होता है सुनना। प्रश्न हमसे रीडिंग के बारे में पूछा गया और विकल्प सुनने की बात कर रहा है, विकल्प गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1। देखिए क्या बोला जा रहा है, द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग मीनिंग फ्रॉम द टेक्स्ट। अब देखिए, पूरा जो लेख है उसका अर्थ निकालने के सेंस में कहा जा रहा है। यही तो मैं आपको बता रहा हूं कि अलग अलग वर्ड का अर्थ नहीं इंपॉर्टेंट है, पूरे लेख का अर्थ अगर बच्चा निकाल पा रहा है, उसका सारांश निकाल पा रहा है, उसको समराइज कर पा रहा है, उसका मीनिंग बता पा रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि पढ़ करके वो अर्थ ग्रहण कर पा रहा है, यानी कि कॉम्प्रिहेंशन कर पा रहा है, समझ कर पा रहा है। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, वाइल टीचिंग लर्निंग प्रोनाउंसिएशन अ टीचर यूजेज द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स, व्हाट इज इट दिस नोन एज। देखिए कहा जा रहा है कि बच्चों को टीचिंग लर्निंग प्रोनाउंसिएशन यानी कि उनको उच्चारण पढ़ाने के दौरान टीचर के द्वारा निम्न शब्दों के सेट को उदाहरण के तौर पर दिया गया, इस प्रकार इसे क्या कहा जाएगा हमसे बोला जा रहा है। देखिए क्या बोला गया, बैड पैड, फिर बिट पिट, फिर बोला गया बेट और पेट, फिर बोला गया बिग पिग, बुल पुल, बाई पाई। तो यहां पर देख लीजिए ये जो शब्द हैं इनके पहले वर्ण सबके अलग हैं, बाकी का अंतिम वर्ण लगभग समान है, सब में है, केवल अंतिम में आप देखेंगे बाई का PIE, इसमें अंतिम वाला वर्ण समान नहीं है, मतलब अल्फाबेट समान नहीं है, बाकी सब में आप देखेंगे तो पहला वाला केवल जो अल्फाबेट है वो सब में चेंज है। देखिए B का P हो गया, B का P हो गया, यहाँ भी B का P हो गया, बाकी के जो दो आगे वाले जो अल्फाबेट है वो लगभग सेम है। तो इस प्रकार के शब्दों को हम लोग कंट्रास्टिव पेयर बोलते हैं। कंट्रास्टिव पेयर यानी एक दूसरे का विरोधाभास वाले पेयर बोला जाता है, ठीक है, जिसमें एक वर्ण एक अल्फाबेट केवल अलग होता है, बाकी के सभी सेम होते हैं, केवल अंतिम वाले में यहां पर अंतर है, बाकी आप सब मिला करके देख लीजिए, सब में एक वर्ण पहला वाला अल्फाबेट केवल अलग है, बाकी सब सेम है, तो इसे हम लोग कंट्रास्टिव पेयर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, व्हाट आर दीज वर्ड्स नोन एज इन वोकेबलरी लर्निंग कॉन्टेक्स्ट, यानी कि वोकेबलरी शब्दावली सीखने के दौरान ये सभी शब्द जो नीचे दिए गए हैं इनको क्या कहा जाता है। ध्यान से समझ लीजिए, ये सभी शब्द ऐसे शब्द हैं जो कि बार बार दिखते हैं किसी भी लेख में या फिर किसी भी लैंग्वेज को यूज करने में, मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करने में ये बार बार शब्द ऐसे हैं जो कि दिखते हैं, वर्ड्स ऐसे हैं जो कि बार बार दिखते हैं। तो बार बार दिखने की वजह से ही इसे साइट वर्ड बोला जाता है। देखिए साइट का मतलब होता है दिखना, और बार बार दिखता है इसलिए साइट वर्ड बोला जाता है। अब पहला विकल्प सीन वर्ड्स, ये इसका उत्तर नहीं होगा क्योंकि इसके लिए स्पेसिफिक टर्म साइट वर्ड दिया ही गया है, साइट वर्ड्स दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। बाकी के विकल्प को आप देख लीजिए, कंटेंट वर्ड, कंटेंट वर्ड वो वर्ड होते हैं जिनका अपना अलग से कोई अर्थ होता है, और ये कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, या तो नाउन होगा, या तो एडजेक्टिव होगा, या तो वर्ब होगा, ये सभी, या तो एडवर्ब होगा। 4 ही प्रकार के कंटेंट वर्ड होते हैं, और कंटेंट वर्ड को ही लेक्सिकल वर्ड भी बोलते हैं। यहां पर लेक्सिकल पैटर्न की बात करें या फिर कंटेंट वर्ड की बात करें तो वो दोनों सेम है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो या तो नाउन होगा, या तो आपका एडवर्ब होगा, या तो एडजेक्टिव होगा, या तो वर्ब होगा। लेकिन अगर मैं यहां पर देखूं आपको, देखिए जैसे कि ऑफ हो गया तो ये प्रीपोजिशन है, ऑन हो गया ये प्रीपोजिशन है, उसके बाद से द हो गया ये आर्टिकल है। तो ये सभी जो है ये कंटेंट वर्ड के अंतर्गत नहीं आते हैं, क्योंकि आर्टिकल हो गया या फिर प्रीपोजिशन हो गया, ये सभी आपका फंक्शनल वर्ड के अंतर्गत आते हैं, फंक्शन वर्ड के अंतर्गत आते हैं। तो ये दोनों तो हमारे उत्तर होंगे नहीं, एक ही विकल्प ही बचा हमारा, साइट वर्ड। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों सीटेट अपर प्राइमरी इंग्लिश पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।